आज की मूवी बहुत ही सनसनीखेज और खौफनाक सीन्स पर बनाई गई है, जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस स्टोरी से हम बहुत अच्छा लेसन सीखेंगे, जो मैं आपको स्टोरी सुनाने के बाद बताऊंगी। मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा क्लब दिखाया जाता है, जहां आग लगने की वजह से पुलिस आई थी और इधर डिटेक्टिव वर्जिल अपने कुछ लोगों के साथ इन्वेस्टिगेट करने आया था। वर्जिल क्लब के अंदर आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तभी हमें एक और डिटेक्टिव एलिस दिखाया जाता है, जो मॉनिटर पर वीडियो देख रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि 4 दोस्त, जिनमें सैंडी, नैन्सी, फ्रेड और रैन थे, मिलकर क्लब का बहुत फेमस शो देखने आए थे। साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि वो कुछ देर के लिए रूम नंबर 18 में रुके थे, मगर उसके बाद से वो लोग कहीं नजर नहीं आए। वर्जिल रूम 18 में चेक करने जाता है, जो बुरी तरह से जल चुका था। तभी कुछ फॉरेंसिक्स वाले वर्जिल को बताते हैं कि यहाँ गैस लीकेज की वजह से आग लग गई थी। वहाँ उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनमें एक की हड्डियां बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी और दूसरी लाश बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। वर्जिल सोच में पड़ जाता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। उसे ये तो समझ आ जाता है कि वो दोनों लाशें सैंडी और नैन्सी की थी, मगर वो सोचने लग जाता है कि उन्हें किसने और क्यों मारा होगा। साथ ही उनके साथी दोस्त रैन और फ्रेड कहाँ गायब हो गए, क्योंकि बाहर जाते हुए उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। तो चलें देखते हैं कि रूम नंबर 18 में आखिर क्या हुआ था। हमें वो चारों दोस्त दिखाए जाते हैं, जो एक बेड पर लेटे सो रहे थे। लेकिन अचानक फ्रेड एक खौफनाक आवाज सुनकर जाग जाता है। वो बेड से ही आगे बढ़ता है तो उसे अपना पेट डॉग रॉकी दिखता है। वो उसे देखने बेड से उतरता है और रॉकी की तरफ बढ़ता है। रैन बोलता है कि वो यहाँ क्या कह रहा है, जिसे सुनकर नैन्सी भी जाग जाती है, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। वो फौरन फ्रेड को आवाज देती है कि तुम किससे बातें कर रहे हो, लेकिन फ्रेड रॉकी से बातें कर रहा था। उसे बेड के नीचे से आवाज आती है, जिस पर वो पलटकर देखता है तो कोई भी नहीं था। वो वापस रॉकी से बात करने लगता है, मगर वो गायब हो गया था। अचानक फ्रेड को कोई अपनी तरफ खींचने लगता है, जिस पर फ्रेड बहुत डर जाता है और चीखने लगता है। उसकी चीखें सुनकर सभी दोस्त उठ जाते हैं। तभी वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई बहुत ताकत से फ्रेड को बेड के नीचे खींच लेता है। सभी दोस्त बहुत डर जाते हैं और रैन बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। सैंडी और नैन्सी बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगती हैं, मगर रैन उन्हें बेड से उतरने से मना कर देता है और बोलता है कि रूम में कोई चीज है, इसीलिए उन्हें बेड पर ही रहना चाहिए। वो लोग पुलिस को फोन करने लगते हैं, मगर उनके मोबाइल चार्ज पर थे, जिस वजह से वो लोग फोन तक नहीं पहुंच पाते। वो लोग बेड के नीचे देखते हैं तो अचानक वहाँ से बहुत सारा खून निकलने लगता है, जिसका मतलब कि फ्रेड की मौत हो गई है और वो खून उसी का था। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, मगर वहाँ कोई भी नहीं आता। नैन्सी पास पड़ी वोडका की बोतल उठाकर विंडो पर मारती है, जिसे उसका शीशा टूट जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद शीशा वापस जुड़ जाता है और बोतल वापस अपनी जगह पर आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। रैन बोलता है कि उनके साथ बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि वो रूम किसी गैबी शक्तियों के वश में था। सैंडी परेशान हालत में स्मोकिंग करने लगती है, मगर रैन उसे रोक देता है कि उन्हें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि किस चीज की वजह से वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। वो लोग अभी वहाँ से निकलने का सोच ही रहे थे कि अचानक बेडशीट के अंदर हलचल होने लगती है और देखते ही देखते वो ऊपर की तरफ आने लगती है। रैन उसे बहुत गौर से देखता है और कुछ ही देर में उसे वहाँ नैन्सी और सैंडी गायब दिखते हैं। वो फौरन खुद को बचाने के लिए बेड के ऊपर सीलिंग को पकड़ लेता है, ताकि वो चीज उस तक ना पहुँच सके, मगर तभी उसे अपने अंदर कुछ फील होने लगता है और वो बहुत डर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद कोई उसका पेट चीर डालता है। नैन्सी और सैंडी पर खून की बारिश होने लगती है और वो दोनों बहुत जोर जोर से चीखने लगती हैं। अब वो दोनों अपने दोस्तों की ऐसी खौफनाक मौत देखकर बहुत घबरा गई थी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ वो सब क्यों और कौन कर रहा है। वो कुछ देर बाद खुद को रिलैक्स करती हैं और बैठकर सोचने लगती हैं कि वहाँ से कैसे निकला जाए। और साथ ही उन पर रैन की लाश लटक रही थी। तभी फ्रेड का फोन रिंग करता है, जो फर्श पर गिर गया था। नैन्सी और सैंडी फौरन उठकर देखती हैं। वो दोनों उस फोन तक बेड से उतरे बगैर पहुंचने का सोचती हैं। तभी सैंडी को आइडिया आता है कि वो फौरन चादर से पिलो को बांधकर फोन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं और पास आने पर वो फोन उठा लेती है। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसे फोन से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वो फ्रेड की मॉम को टेक्स्ट करती है कि पुलिस को कॉल करे, वो लोग खतरे में हैं। लेकिन मैसेज वहाँ पड़े मोबाइल्स में आ जाता है, जिस पर वो दोनों परेशान हो जाती हैं। नैन्सी बोलती है कि अब हम फोन से भी कोई
कोई मदद नहीं ले सकते। इधर वर्जिल रूम 18 में ही था। उसे फोन पर टेक्स्ट आता है जो सैंडी ने भेजा था, मगर तभी हम देखते हैं कि सैंडी का मैसेज वर्जिल को 2-3 घंटे बाद मिलता है। वर्जिल उसे पूछने लगता है कि वो इस वक्त कहाँ है, जिस पर सैंडी उसे बताती है कि वो रूम 18 में है, जिस पर वर्जिल को लगता है कि कोई उसे मजाक कर रहा है क्योंकि वो भी उस वक्त रूम 18 में था। वो बोलता है कि मैं इस रूम में इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ और अगर वो झूठ बोल रही है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, जिस पर वो बताती है कि उन्हें सच में पुलिस की जरूरत है, जिस पर वो सैंडी को बोलता है कि उसे प्रूव करना होगा कि सच में वो लोग इस रूम में हैं। वर्जिल फौरन अपने ऑफिस कॉल करता है ताकि वो लोग मैसेज की लोकेशन ट्रेस कर सकें। तभी उसे अजीब सी आवाज आती है जिस पर वो चौंक जाता है और देखता है तो वहाँ अपने आप सैंडी लिखा जा रहा था, जो कि दूसरी तरफ सैंडी बेड पर खुद लिख रही थी। वर्जिल बहुत हैरान हो जाता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर वर्जिल को यकीन आ जाता है कि सैंडी जो कुछ बोल रही थी वो सब सच है। तभी उनका फोन रिंग होने लगता है, जिस पर वर्जिल उसे पूछता है कि उसके पास क्या टाइम हुआ है। सैंडी टाइम देखकर बताती है कि 4:05, लेकिन वर्जिल टाइम देखता है तो उसके पास 6:03 थे। वो लोग बहुत हैरान होते हैं। वर्जिल उसे पूछता है कि क्या वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सैंडी उसे बताती है कि वो लोग बेड पर हैं। जब तक वो उस पर मौजूद हैं, तब तक कोई उन्हें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम बेड से उतर जाएंगे तो कोई अजीब सी चीज हमें मार डालेगी। वर्जिल उससे पूछता है कि अब तक कौन कौन जिंदा है, जिस पर वो बताती है कि मैं और नैन्सी ही बचे हैं। फ्रेड और रैन को मार डाला था। वर्जिल उसे बताता है कि उस रूम में कुछ ही देर बाद आग लगने वाली है, इसलिए उन्हें किसी न किसी तरह वहाँ से निकलना होगा। सैंडी पूछती है कि क्या वो आग खुद लगेगी या हम लगाएंगे। वर्जिल बताता है कि अभी इसकी पूरी जांच नहीं हुई, लेकिन फॉरेंसिक के मुताबिक आग गैस लीकेज से हुई है। अचानक वर्जिल को एक चीख सुनाई देती है और फोन अपने आप बंद हो जाता है। कुछ देर बाद कमरे में एक औरत आती है जिसे नैन्सी देखकर बहुत खुश होती है और मॉम बुलाती है, जिसका मतलब था कि नैन्सी को अपनी मॉम दिखाई दे रही थी, लेकिन सैंडी के देखने पर वहाँ कोई नहीं था। सैंडी उसे बहुत समझाती है और बोलती है कि वहाँ कोई नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और बेड से उतरकर अपनी मॉम से मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसकी मॉम गायब हो जाती है। तब नैन्सी को होश आता है और वो खुद को बेड से दूर पाती है। अचानक उसकी बॉडी में पेन होने लगता है और उसकी हड्डियां टूटने लग जाती हैं। वो दर्द से बहुत चिल्लाती है, मगर वो बहुत भयानक मौत मर जाती है। दूसरी तरफ वर्जिल जेल आकर एक औरत से मिलता है जो रूम 18 में से पकड़ी गई थी। जब वो उसके पास जाकर पूछताछ करता है तो वो औरत बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रूम 18 में फंस गई थी, मगर उसका हस्बैंड अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए बेड से उतरते ही वो एक भयानक मौत मारा गया और उसी की मौत के जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। वर्जिल उससे पूछता है कि क्या वो बेड से उतरी थी, जिस पर वो बताती है कि हाँ, वो बेड से उतरी थी। वर्जिल फौरन समझ जाता है कि वो रूम सिर्फ उन लोगों को मारता है जो अपने पास्ट में किसी बहुत बड़े जुर्म से जुड़े होंगे और सैंडी के दोस्त भी इसीलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने कोई न कोई क्राइम जरूर किया था। वो फौरन क्लब में जाता है और रूम नंबर 18 में आ जाता है और सैंडी को फोन लगाता है। सैंडी कॉल उठाती है, जिस पर वर्जिल उसे बताता है कि वो उस रूम से बाहर आ सकती है अगर उसने अपनी लाइफ में कोई क्राइम ना किया हो। वो रूम सिर्फ उन लोगों को सजा देता है जिन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। तभी सैंडी उसे बताती है कि वो खुद को और रूम को आग लगाने वाली थी। वर्जिल उसे समझाता है कि वो उस रूम से निकल सकती है क्योंकि उसके सिवा कोई बाहर राब्ता नहीं कर पाया। इसका मतलब यही है कि वो निर्दोष है। सैंडी वर्जिल की बात मान लेती है और बाहर जाने लगती है। सैंडी ने कभी कोई क्राइम नहीं किया था, इसीलिए वो आराम से रूम से बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही रूम फिर से अपनी असली हालत में आ जाता है क्योंकि टाइमलाइन बदल गई थी और सैंडी आग नहीं लगाती, जिस वजह से रूम बिल्कुल ठीक हालत में था। वर्जिल रूम देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बेड देखने पास जाता है। वो फौरन एलिस को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर एलिस उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वर्जिल परेशान हो जाता है और बोलता है कि वो क्लब के रूम नंबर 18 में है, जिस पर एलिस बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो भी इस वक्त रूम नंबर 18 में एक डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जिस पर वर्जिल समझ जाता है कि सैंडी के वहाँ से जाते ही वो उस रूम में फंस गया है और उसे याद आता है कि उसने एक लड़की को बिला वजह जान से मार डाला था, जिस पर अब उसकी मौत पक्की थी। वो बेड पर बैठकर खुद को शूट कर लेता है। अब हमें हिस्ट्री दिखाई जाती है जहाँ बहुत बड़े पेड़ पर ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जाती है जो किसी न किसी बड़े जुर्म में पकड़े जाते थे और कुछ अरसा गुजर जाने पर उस पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी से वो बेड बनाया गया था और इसी वजह से वो बेड अब
कभी भी उन लोगों को सजा देता था जो मुजरिम थे। वर्जिल तो मर जाता है और इसी के साथ उस रूम की सच्चाई सैंडी के अलावा किसी को पता नहीं चल पाती और यही मूवी की सस्पिशियस एंडिंग हो जाती है। अब मैं आपको मूवी का मॉरल बताती हूँ। स्टोरी बेसिकली रियलिटी बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि हमें अपनी मौत का बिल्कुल भी नहीं पता और लाइफ कब हमें अपने गुनाहों की सजा सुना दे हम नहीं जानते। इसीलिए हमें अपनी अकल और सोच समझकर ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान ना हो या उनकी जान हमारी वजह से ना जा सके, क्योंकि इंसान इमोर्टल है और वो जो भी करता है उसे अपने गुनाहों की सजा दुनिया या आखिरत में जरूर मिलती है। अगर आपको इसके अलावा कोई लेसन मिला है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।